सो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 से अपने इस क्वेश्चन की शुरुआत करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। जो हमारा ये था, राइट। तो अब 81 क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर वाज नॉट अडॉप्टेड बाय लॉर्ड कर्जन, राइट। तो सबसे पहले कर्जन के बारे में बता देता हूँ कि ये जो है 1899 से लेकर 1905 तक इंडिया का वाइसराय रहा था, राइट। ये बेसिकली ब्रिटिश एम्पायर का सबसे कंट्रोवर्शियल फिगर माना जाता है 20th सेंचुरी का, राइट। क्योंकि इसने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे जिसकी वजह से 20th सेंचुरी और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस या फिर मैं कहूँ कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो हिस्ट्री थी वो काफ़ी ज़्यादा बदल गई थी, राइट। तो उसमें जो सबसे अहम रोल प्ले किया था, जो सबसे क्रिटिकल रोल माना जाता है, वो लॉर्ड कर्जन का माना जाता है, राइट। तो सबसे पहले तो ये 1899 से 1905 तक वाइसराय रहता है। इसने कई सारे कंट्रोवर्शियल एक्ट किए थे, कंट्रोवर्शियल जो स्टेप्स लिए थे उसमें सब उनमें से वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल माने जाता है पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल की अगर मैं बात करूं तो बंगाल उस वक्त तक जो है एक यूनाइटेड बंगाल हुआ करता था, और वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल नाम से इसने दो प्रोविंस क्रिएट कर दिए थे, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को और ईस्ट बंगाल में आसाम को जोड़ दिया गया था, ठीक है। जबकि वेस्ट बंगाल अलोन था बिहार के साथ। तो वेस्ट बंगाल में हिंदू वो कहता था कि वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजॉरिटी है और ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी है। ईस्ट बंगाल को आजकल बांग्लादेश कहा जाता है। तो ईस्ट बंगाल ही बाद में इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ और उसका पार्टीशन किया गया तो ईस्ट बंगाल को ईस्ट पाकिस्तान के तहत नाम से बुलाया गया। तो पार्टीशन का जो सबसे पहला एग्जांपल हमें देखने को मिलता है वो कर्जन के टाइम पे ही देखने को मिलता है 1905 में। और इसकी वजह से, इस पार्टीशन की वजह से बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया। बेसिकली इस पार्टीशन का मकसद ये था कर्जन का कि वो चाहता था कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट बंगाल से निकल रहा है, नेशनलिज्म की जो धारा निकल रही है बंगाल से, उस धारा को रोका जा सके, राइट। लेकिन इसका उल्टा असर हुआ फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि 1905 में जो पार्टीशन किया गया था इसकी वजह से स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। लेकिन बाद में इसी पार्टीशन के बाद जो है, जो इसी पार्टीशन के बाद स्वदेशी मूवमेंट के बाद जब थोड़ा ठंडा हुआ तो फिर यहाँ से हमें एक नई तरह की पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, जिसमें कि एक तरफ तो नेशनल मूवमेंट हमारा चल ही रहा है, वो शेप ले रहा है अपना। दूसरी तरफ एक और पैरेलल मूवमेंट चल रहा है और वो है सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है, जिसमें कि जो इंडिया की डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और जो वन ऑफ द नॉन हिंदू कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी जिन्हें कहा जाता है, उनमें से एक कम्युनिटी थी मुस्लिम कम्युनिटी। तो वो बेसिकली इस सेपरेटिस्ट मूवमेंट के दरमियान काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रहती है और वो अपने लिए पहले एक सेपरेट होमलैंड, फिर एक सेपरेट स्टेट और फिर एक सेपरेट
नेशन की बात करती है, ठीक है। और इसी का नतीजा होता है 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का क्रिएशन। तो ये सब जो कांड किया रहता है ये सब सिर्फ और सिर्फ कर्जन की वजह से होता है। कर्जन की इस एक स्टेप की वजह से इंडिया के जो या फिर हाँ, ब्रिटिश इंडिया की जो पॉलिटिक्स रहती है वो काफ़ी हद तक बदल जाती है, राइट। तो वही कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वर्स नॉट अडॉप्टेड बाय लॉर्ड कर्जन। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है कैलकाटा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, राइट। तो इसमें जो सही आंसर हमारा निकल के आता है वो है आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, राइट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका बेसिकली 1878 में लॉर्ड लिटन के टाइम पे इसे लाया जाता है, ठीक है। लॉर्ड लिटन इसे लाता है। बेसिकली इस एक्ट का पर्पज़ ये होता है कि जो इंडिया में वर्नाकुलर लैंग्वेजेस यानी कि जो देसी लैंग्वेज होती है, जैसे मराठी हो गई, पंजाबी हो गई, बंगाली हो गई, या फिर इसी तरह की और भी जो भी लैंग्वेज होती है, तो उस लैंग्वेज में छपने वाली जो भी किताबें हैं या जो भी न्यूज़पेपर्स हैं उनके ऊपर एक तरह से सैंक्शन लगाने का ही काम करता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर इसके अलावा कैलकाटा म्यूनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट, ये एक्ट भी कर्जन ने ही लाया था, इसे 1904 में लाया गया था। इसे इसमें अमेंडमेंट ये किया गया था कि जो आपका म्यूनिसिपल कैलकाटा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रहेगा उसमें जो लोकल बॉडीज़ के जो रहेगा तो उसमें गवर्नमेंट का जो दखल होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये पर्पज़ था। फिर इसके अलावा इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट के ज़रिए ये कहा गया कि यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर और उनके एजुकेशन के ऊपर वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ पे ये तय किया गया था जो कि गवर्नमेंट जितने भी ऑफिसर होते हैं और जितने भी मुखबिर होते हैं तो उन्हें जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं उनके ऊपर एक तरह से मुखबिरी का एक काम करता था ये ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट एक्ट। तो ये सारी चीज़ें इससे जुड़ी थी। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, राइट। तो ये कुछ इस क्वेश्चंस के रिलेटेड जितने भी इसके पेरिफेरल में जितने भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन के ही टाइम पे एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। लॉर्ड कर्जन के ही टाइम पे लॉर्ड कर्जन के टाइम पे एक चीज़ और हुई थी, और वो ये हुई थी कि आपका जो पुलिस कमीशन था, पुलिस कमीशन ये 1902 में जिसे फाउंड किया गया था, फ्रेजर, वो कर्जन के टाइम पे लागू हुआ था। और इसका जो लीडर था वो एंड्रयू फ्रेजर था, राइट। एंड्रयू फ्रेजर। इसके अलावा आर्मी रिफॉर्म्स के लिए किचनर कमीशन फाउंड किया गया था, किचनर कमीशन। फिर इसके अलावा इसने
एशियंट इंडियन मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लॉ पास किया था, तो ये भी इसके बारे में इसी के टाइम पे हुआ था, ठीक है। तो आई होप आपको अब कर्जन के रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट्स थे आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और जो कि हमारा यहाँ पे है। तो कह रहा है कि ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट सेवरल न्यू टेक्निक्स लाइक पैसिव रेसिस्टेंस, बॉयकॉट एंड अदर इफेक्टिव मेथड्स ऑफ मास प्रोटेस्ट वर इवॉल्व एंड एक्सपेरिमेंटेड, राइट। तो पैसिव रेसिस्टेंस, बॉयकॉट की यहाँ पे बात की जा रही है, राइट, और मास मूवमेंट की तरह से भी बात की गई है। पहला एंटी बंगाल पार्टीशन मूवमेंट, दूसरा है चंपारण मूवमेंट, तीसरा है खेड़ा, और चौथा है खिलाफत। कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हमें निकल के आता है वो है आपका एंटी बंगाल पार्टीशन मूवमेंट, यानी ए। जब बंगाल का पार्टीशन, मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था तो उस समय एक मूवमेंट चला था स्वदेशी मूवमेंट का, राइट। स्वदेशी मूवमेंट जो हमारा चला था ये अपने आप में पहला मास मूवमेंट इसको कंसीडर किया जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे हमें पैसिव रेसिस्टेंस प्लस बॉयकॉट का हमें देखने को मिलता है। बॉयकॉट यहाँ से इवॉल्व हुआ था, राइट। इसके बाद दूसरी चीज़ हमें जो यहाँ पे इस स्वदेशी मूवमेंट की चीज़ें देखने को मिलती हैं वो है हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ नेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर की शांति निकेतन, ठीक है। मुझे लगता है इसको थोड़ा सा अलग पेज में इसको समझाना चाहिए स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। तो पेज पे ही आते हैं। स्वदेशी मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। स्वदेशी मूवमेंट, तो यहाँ पे इसकी सबसे पहली खासियत ये है कि यहाँ पे आपको बॉयकॉट और पैसिव रेसिस्टेंस देखने को मिलता है। दूसरा मास मूवमेंट, तीसरा आपका फॉर्मेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर की शांति निकेतन, चौथा राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स।
यहाँ पे जो है हमें 3 मेन लीडर देखने को मिलते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो इसमें हमें ये स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड और कुछ चीज़ें थी, राइट। इसकी कुछ और खासियत थी। यही इसी स्वदेशी मूवमेंट का एक और अहम पक्ष है कि यहाँ पे जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था उसके विरोध में यहाँ पे नेशनलिस्ट लोगों ने एक कई सारी तरीके की रैली निकाली थी। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल के लिए, मतलब इस पार्टीशन का विरोध करने के लिए बंगाल के लिए एक गाना लिखा था जिसे अमार सुनार बांग्ला कहा जाता है। इसका मतलब होता है इंग्लिश में माई गोल्डन बंगाल, माई गोल्डन बंगाल। और ये जो था बाद में यही अमार सुनार बांग्ला, जब 1971 की जो लिबरेशन वॉर होती है तो उसमें इसका बांग्लादेश का नेशनल एंथम बन जाता है। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि इंडिया का और बांग्लादेश का नेशनल एंथम एक ही आदमी ने लिखा है और वह है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, तो स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड ये जितने भी फैक्ट्स थे और जितने भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है, राइट। बाकी इससे रिलेटेड आपको जो भी और कन्फ्यूज़न है आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं और मैं आपके उस चीज़ को आपको सॉर्ट आउट कर दूंगा, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम फिर बढ़ते हैं। तो इसका क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ए, यानी कि एंटी पार्टीशन बंगाल मूवमेंट। ठीक है, फिर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉयल्टी टू द ब्रिटिश, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस्ड लॉयल्टी to the British and joined hands for the implementation of the provisions of Montagu Chelmsford Reform Act. It merged with the Congress in the late 1930s and in the process broadened the base of national movement. तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको वो सब तो मैं इस क्वेश्चन पे मैं बताऊँगा ही। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मॉन्टेस्क्यू क्लेम्सफोर्ड एक्ट के बारे में। ठीक है, तो आपका मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म रहता है मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म या एक्ट, इसे जो भी कह लें, ये आपका 1919 में आता है, राइट। इसकी सबसे ख़ास बात ये रहती है कि ये जो आपका मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म रहता है, इस समय जो इंडिया के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहते हैं वो मॉन्टेग्यू रहते हैं, मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट।
और वाइसराय रहते हैं क्लेम्सफोर्ड। राइट। इन दो लोगों ने मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म लाया रहता है। इस एक्ट की सबसे खास बात ये रहती है डायरकी एट दी प्रोविंसेस। ये डायरकी क्या होती है कि जैसे ऐसे समझिए इसको, डायरकी जो होता है इसके तहत जो चीज़ें हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, दो चीज़ें लाई जाती हैं, दो सब्जेक्ट लाए गए। एक होता है रिजर्व्ड और दूसरा है ट्रांसफर्ड। रिजर्व सब्जेक्ट के तहत वो चीज़ें लाई गई थी, रिजर्व सब्जेक्ट में वो चीज़ें रखी गई थी जो ज़्यादा अहमियत की थी, और इस पे जो डिसीजन लेने का काम होता था वो अक्सर वाइसराय की एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल होती थी वो होता था, वाइसराय का हाथ होता है जिसमें, एंड इट्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट होते थे ये लेस इम्पोर्टेंस के होते थे और इसको जो है जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉट इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली, उसे रखा गया था। अब इसके साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इस रिजर्व और ट्रांसफ़र में एज सच जो डिवीज़न किया गया था पावर के या सब्जेक्ट का, वो इतना ज़्यादा मतलब ख़राब ढंग से किया गया था कि ये कंसिस्टेंट रह ही नहीं सकता था। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट, इसको हम ऐसे एग्जांपल के ज़रिए ऐसे समझिए कि जैसे एग्रीकल्चर है, राइट, तो एग्रीकल्चर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है वो आपकी होती है इरिगेशन और फर्टिलाइज़र, राइट। तो ये दो चीज़ तो आपकी रिजर्व में रख दी गई, ठीक है, ये दो चीज़ें आपकी रिजर्व में रख दी गई क्योंकि इरिगेशन कैसे होगा, फर्टिलाइज़र को कैसे प्रोवाइड करेंगे, ये सब रिजर्व में रख दी गई। बाकी सारी चीज़ें जो थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो सब ट्रांसफ़र में रख दी गई, राइट, लाइक सब्सिडी या फिर जितने भी, बेसिकली आप इसको ऐसे समझिए कि एग्रीकल्चर का जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट था, फाइनेंशियल एस्पेक्ट ये आपका रिजर्व में आ गया और इसके अदर जो एस्पेक्ट थे वो आपके ट्रांसफ़र में आ गए, ठीक है। तो ये कुछ डायरकी से रिलेटेड बातें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। यानी कि डायरकी की सबसे बड़ी खामी ये थी कि आपको इसमें हथियार तो आपको इसमें अधिकार तो दे दिया गया था लेकिन आपको उसका इस्तेमाल करने का हथियार दिया ही नहीं गया था। फिर इस एक्ट की जो सबसे
बड़ी चीज़ थी, जो सबसे बड़ी खामी नज़र आती है, वो था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख। ये क्या होता है ये अभी मैं बता रहा हूँ। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख, देखिए, जब से अंग्रेज़ों ने बंगाल का पार्टीशन किया है 1905 से, तब से उन्होंने एक चीज़ लाई थी, वो ये थी सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट ये कहता है कि देखो, और सेपरेट इलेक्टोरेट सबसे पहले मुस्लिम्स के लिए लाई गई थी 1909 में, ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के तहत। तो अभी उस पर सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में जब बता रहे हैं तो इसके बारे में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म का जिक्र करना ज़रूरी है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में ये आया था, 10 साल पहले। उस समय जॉन मार्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, ठीक है। तो मॉर्ले मिंटो जो रिफॉर्म आया था, उसकी जो सबसे स्पेसिफिक चीज़ थी, वो थी आपकी सेपरेट इलेक्टोरेट, राइट। जैसे 1919 की सबसे स्पेसिफिक चीज़ जो मानी जाती है वो आपकी डायरकी है, उसी तरह से मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म की जो सबसे अलग चीज़ मानी जाती है, जो सबसे स्पेसिफिक चीज़ मानी जाती है, वो है सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट। तो मुस्लिम्स ने एक डिमांड किया था कि जहाँ पे उनकी मेजॉरिटी है, राइट, जैसे मान लो ये एक एरिया है, राइट, तो यहाँ पे मुस्लिम्स की मेजॉरिटी है। हालांकि मेजॉरिटी होने का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स नहीं रहते हैं, है ना, नॉन मुस्लिम्स भी रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ लेकिन यहाँ पे जो सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत ये व्यवस्था हो गई थी कि जो यहाँ पे जो यहाँ का कैंडिडेट होगा, वो पहले बात तो वो मुस्लिम होगा, कैंडिडेट जो होगा मुस्लिम होगा, राइट। और दूसरी चीज़ ये थी कि इस कैंडिडेट को जो लोग चुनेंगे वो भी मुस्लिम होंगे, वोटर भी मुस्लिम ही होंगे। यानी कि इस तरह से देखा जाए तो जो नॉन मुस्लिम्स के जो राइट थे वोट देने के, वो तो एक तरह से रहे ही नहीं, राइट। तो कहने को तो अंग्रेज डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा अपने आप को दावा करते हैं कि हम बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी कहाँ चली गई भाई, यहाँ पे तो डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई ना। तो जो सेपरेट इलेक्टोरेट हमारा आया था यहाँ पे, तो इसके तहत ये व्यवस्था की गई थी कि जो कि एक जगह पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर वो वहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड ज़्यादा है, मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट होगा पहले तो वो मुस्लिम होगा, और उस मुस्लिम कैंडिडेट को जो लोग चुनेंगे वो भी मुस्लिम होंगे, राइट। और यहाँ पे भी जो वोटर होगा, यहाँ पे भी अब इनके डेमोक्रेसी का हद देखो यार, कि यहाँ पे भी जो वोटर होंगे, ये इनका जो पैमाना होगा वोट देने का, जो अधिकार होगा, वो प्रॉपर्टी बेस्ड होगा, यानी कि वोटर के पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। ये एक सीलिंग बना दी गई कि भाई इतनी प्रॉपर्टी होगी तभी आप वोट डाल सकते हैं। तो ये तो इनका ये हाल था। और 1919 में इन्होंने क्या किया कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट है ये सिखों पे भी लागू कर दिया है, ठीक है। तो जब सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट उस वक्त इंडिया में लाया गया, तो उस वक्त जो सोसाइटी थी, या उस वक्त हम जिसे कहें कि लोग थे, एक तरीके से डिवीज़न हो गया। कैसे? जैसे देखो, ये इंडियन सोसाइटी है, राइट। यहाँ पे मिक्स्ड रेस के लोग रहते हैं, और तो अब जैसे मान लो
ये अंग्रेज़ों ने क्या किया कि मुस्लिम के लिए कह दिया कि देखो ये एक सेपरेट इलेक्टोरेट हम ला दे रहे हैं, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अब सोसाइटी के तहत ये वर्ग एक तरीके से अपने आप को प्रिविलेज महसूस करेगा, क्योंकि इसके पास ये अधिकार होगा कि हमें जो है वो अधिकार मिले हैं जो बाकियों के पास नहीं है, हम अपने आप को स्पेशल समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे हमारे जो लीडर होंगे वो हमारी कम्युनिटी से होगा, और जो लीडर हमारी कम्युनिटी से होगा उसे सिर्फ हम चुनेंगे। जबकि अगर जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत, जो जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी वहाँ पे ये मुस्लिम भी हिस्सा ले सकते थे और वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट चुन भी सकते थे। हालांकि इस मुस्लिम कैंडिडेट को जो है इस मुस्लिम कैंडिडेट को नॉन मुस्लिम चुन सकते थे, लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो सकता था, ठीक है, या नॉन मुस्लिम कैंडिडेट भी है तो इस नॉन मुस्लिम कैंडिडेट को चुनने का भी हक जो है मुस्लिम कैंडिडेट को दिया गया था। तो यहाँ पे था, तो इससे क्या होता था कि इससे जो समाज के बाकी तबके होते थे उनके अंदर एक तरीके से जलन या फिर एक तरह से हम कहें कि विद्वेष की भावना आ जाती थी, जिससे कि एक तरीके से दीवार बन जाती थी शत्रुता की, या फिर एक तरीके से शत्रुता नहीं भी कहेंगे तो एक तरह से राइवलरी की दीवार तो बन ही जाती थी। तो इसका सबसे बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ। 1919 में क्या किया गया कि यहाँ पे जो है सिखों के लिए भी ला दिया गया, तो अब समाज को और दो तरीके और ज़्यादा बांट दिया गया। तो ये इसकी खास सबसे ख़राब चीज़ थी, राइट। तो अपने क्वेश्चन के ऊपर हम वापस आते हैं। काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है मैंने बता दिया है। तो हाँ, ये रहा अपना क्वेश्चन। तो कहता है कि which one of the following pledged loyalty to the British and joined hand for the implementation of the provision of Montague Claims for Act. It merged with Congress in late 1930s and in the process broadened the base of national movement. तो सत्यशोधक समाज, जस्टिस पार्टी, द्रविड़ कज़गम एंड नॉन ब्राह्मण एसोसिएशन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमें निकल के आता है वो है डी, राइट। तो नॉन ब्राह्मण एसोसिएशन जो है आपका ये फॉर्म किया गया था और नॉन ब्राह्मण कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा हो जाता है वो हमारा डी है, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टी वॉज सेट अप बाय मुजफ्फर अहमद इन कोलैबोरेशन विद काजी नजरुल इस्लाम। मुजफ्फर अहमद और काजी नजरुल इस्लाम ने 1925 में किस पार्टी की गठन किया था, राइट। 1925 की यहाँ पे बात किया है। लेबर स्वराज पार्टी, वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी, स्वराज पार्टी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा निकल के आता है लेबर स्वराज पार्टी है। सबसे पहले काजी नजरुल इस्लाम और इन दोनों के बाद मुजफ्फर अहमद के बारे में बात करते हैं। तो काजी नजरुल इस्लाम और मुजफ्फर अहमद ये दोनों कम्युनिस्ट लीडर माने जाते हैं, राइट। ये दोनों जो है आपके काजी नजरुल इस्लाम और मुजफ्फर अहमद ये दोनों ही आपके कम्युनिस्ट लीडर माने जाते हैं, यानी लेफ्ट विंग के। तो ये जो काजी नजरुल इस्लाम थे ये बेसिकली पहले एक्स इंडियन आर्मी में शामिल थे, एक्स ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल थे, जो कि बाद में रिटायर हो गए थे। और मुजफ्फर अहमद जो थे आपके ये भी एक बाद में एक
पॉलिटिशियन थे मुजफ्फर अहमद, कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। तो 1925 में क्या होता है कि 1925 में इन्होंने हेमंत सरकार के साथ, इन दोनों ने हेमंत सरकार के साथ, जो कि एक और कम्युनिस्ट लीडर थे, हेमंत सरकार के साथ लेबर स्वराज पार्टी का गठन करते हैं, लेबर स्वराज पार्टी। और फिर बाद में 1926 में, एक साल बाद, इसी लेबर स्वराज पार्टी को इन्होंने बंगाल पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी के नाम से एक और नई पार्टी का गठन कर दिया गया। तो ये था इस इनसे रिलेटेड कुछ और चीज़ें, ठीक है। तो अगले को अब हम क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि which of the following parties was set up by मुजफ्फर अहमद in collaboration with काजी नजरुल इस्लाम, लेबर स्वराज पार्टी इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। वर्कर एंड पीजेंट पार्टी के बारे में मैंने बताया कि ये अगले साल जो है इन्होंने इसको बनाया था, ठीक है। इसको कीर्ति किसान पार्टी भी कहा जाता है, कीर्ति किसान पार्टी, राइट। फिर स्वराज पार्टी, तो जो स्वराज पार्टी है ये मोतीलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू ने 1926 में इस पार्टी को फाउंड किया था, राइट। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है ये एम.एन. रॉय की पार्टी थी, एम.एन. रॉय और अदर कम्युनिस्ट लीडर, एम.एन. रॉय, लाला लाजपत राय और बाकी सब। तो ये सारी चीज़ें कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने बता दी है, ठीक है। फिर उसके बाद भारत स्त्री महामंडल, वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन और ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। तो इसमें से क्या विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, राइट। ए बी सी डी कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो भारत स्त्री मंडल, सरला देवी चौधरानी, ये बिल्कुल सही है। वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन, वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन ये गलत है, इसका होगा मार्गरेट कजिन्स, राइट। नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन, लेडी मेहरबाई टाटा, ये सही है। और ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पे या तो आप बी लगाइए या फिर आप डी लगाइए, दोनों सही होगा, राइट। हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं लेकिन आते हैं, राइट। तो इसके दो आंसर हमारे निकल के आते हैं, या तो बी या तो डी। अब कोड में होता तो बी और डी हो जाता तो बहुत ठीक। खैर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है कि इन विच ईयर गांधी जी लेफ्ट साबरमती आश्रम एंड टुक अ प्लेस टू रिटर्न बैक ओनली आफ्टर अटेनमेंट ऑफ स्वराज। तो किस साल गांधी जी साबरमती आश्रम को छोड़ दिए थे और जब तक स्वराज नहीं मिल जाता तब तक वो इस आश्रम की तरफ देखेंगे भी नहीं। तो कब इन्होंने ये छोड़ा था, तो ये इन्होंने छोड़ा था 1933 में, राइट। 1933 में इन्होंने साबरमती आश्रम को छोड़ दिया था। और इसके बाद क्या होता है कि ये अपना मूवमेंट चलाते रहते हैं, लेकिन ये कभी भी वापस अपने आश्रम में नहीं आ पाते, क्योंकि आपको पता है कि 1948 में जब भारत स्वतंत्र हो चुका होता है और जब भारत में हर जगह दंगे हो रहे थे स्वतंत्रता के बाद, तो ये दंगे शांत कराने के लिए जगह जगह जाते रहते हैं, खासकर बंगाल में।
तो उस दौरान जो है 1948 में जनवरी में 30 जनवरी को इनकी हत्या हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये अपने आश्रम कभी आ ही नहीं पाते हैं। ठीक। बाय द वे, साबरमती आश्रम को जो इन्होंने 1917 में इस्टेब्लिश किया था, राइट। तो ये कुछ इनसे रिलेटेड फैक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड सुभाष चंद्र बोस इशू हिज फेमस कॉल दिल्ली चलो? रशिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर। तो दिल्ली चलो का घोषणा उन्होंने कहाँ से दिया? तो दिल्ली चलो का घोषणा उन्होंने सिंगापुर से दिया था। होता क्या है कि ये जो है सुभाष चंद्र बोस जी, ये 1939 में 1939 में ये फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, राइट। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और इसके बाद अपने एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने लगते हैं। क्योंकि आपको पता होगा 1938 में जो 39 में एक्चुअली त्रिपुरी अधिवेशन होता है, तो वहाँ पे गांधी जी के दबाव के आगे इन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ता है अपने प्रेसिडेंटशिप से। तो खैर ये आगे आते हैं तो ऑल इंडिया 1940 में क्या होता है, 1940 के शुरुआत और मध्य में ये अपने घर से निकल के अफ़गानिस्तान के रास्ते से सोवियत यूएसएसआर जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बाई अफ़गानिस्तान। लेकिन आपको पता है कि इसी दौरान जो है वर्ल्ड वॉर 2 भी चल रहा होता है और यूएसएसआर ये डिसाइड करता है कि वो जो है एक्सिस पावर के साथ रहेगा, राइट। एक्सिस पावर, जिसमें अगर आपको पता हो थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर के बारे में, तो वर्ल्ड वॉर 2 जो होता है आपका, ये 1939 से लेकर 45 तक चलता है और इसमें आपके 2 पार्टीज़ रहती हैं। एक है सेंट्रल पावर और दूसरा है एक्सिस पावर। सेंट्रल पावर में है आपका जर्मनी, इटली और जापान। एक्सिस पावर में है आपका यूके, यूएसएसआर, यूएस ऑफ कोर्स बाद में आता है, ठीक है, और फ्रांस। तो ये 4 पावर रहती हैं एक्सिस पावर्स में। तो यूएसएसआर जो मैंने जैसा बताया था कि इनिशियल प्लानिंग के हिसाब से जो है सुभाष चंद्र बोस तय करते थे कि वो यूएसएसआर जाना चाहते थे, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो एक्सिस पावर यानी ग्रेट ब्रिटेन के साथ यूएसएसआर जाता हुआ दिख रहा है। तो उन्होंने तय किया कि वो इटली जाएंगे, ठीक है, और इटली से उन्होंने अपना एक नकली पासपोर्ट और नकली नाम के साथ और लैंड जो जहाँ पे उनका नाम रहता है ओरलैंडो करके कुछ उनका नाम रहता है, राइट, ओरलैंडो। तो यहाँ पे इस नाम के साथ ये इटली पहुँच जाते हैं, राइट। और वहाँ से फिर इटली इन्हें जर्मनी भेज देता है। जर्मनी में जो है जर्मनी में क्या होता है कि एडोल्फ हिटलर रूल कर रहा होता है। तो एडोल्फ हिटलर चाहता है कि इनकी मदद से वो इंडिया में अंग्रेज़ों को खदेड़ सके, ठीक है, यानी नुकसान पहुंचा सके। और इसलिए पूरी आर्मी और पूरे आर्म्स फोर्सेस को देख के ये जापान इन्हें भेज देता है, ठीक है। जापान क्या करता है कि जापान में ये जाते हैं और जापान में ये इनकी मुलाकात होती है रास बिहारी बोस से। रास बिहारी
बोस, जो कि वहाँ पे ऑलरेडी एक आईएनए का इंडियन नेशनल आर्मी गठन किए रहते हैं। तो रास बिहारी बोस जापान में रहते हैं और यहाँ से इनको आईएनए की जिम्मेदारी मिल जाती है सुभाष चंद्र बोस की। और ये अपनी इस आईएनए की जो आर्मी है इसका नेतृत्व करते हुए ये सिंगापुर पहुँचते हैं और सिंगापुर पहुँच के ये दिल्ली चलो का नारा देते हैं, दिल्ली चलो। ठीक है, तो वापस से अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा निकल के आता है वो आपका है सिंगापुर। दिल्ली चलो का नारा कहाँ से दिया गया था? सिंगापुर से। फिर अगला क्वेश्चन है, विथ 395 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम ड्यूरिंग विच पीरियड? दिसंबर 1946 टू 1949, दिसंबर 1945 टू जनवरी 1950, अगस्त 1947 टू जनवरी 1940, दिसंबर 1946 टू जनवरी 1950। तो इसका आंसर जो हमारा निकल के आता है डी है, दिसंबर 1946 टू जनवरी 1950। आपको पता होगा 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो हुआ था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द निजाम ऑफ हैदराबाद ड्यूरिंग 1946 टू 47? नाजिमुद्दौला, कासिम रिजवी, मीर उस्मान अली और मीर विलायत अली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हमारा होता है वो मीर उस्मान अली होगा, क्योंकि जब 565 देसी रियासतों का विलय किया गया था भारत में, तो फिर जो हैदराबाद का उस समय निजाम था वो मीर उस्मान अली था। राइट, फिर है यहाँ पे एजर्शन और रीजनिंग है, द ग्रेजुअल इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया नॉट ओनली ब्रॉट द कैपिटलिस्ट इनटू द फोरग्राउंड ऑफ पब्लिक लाइफ, इट ऑल्सो क्रिएटेड एन इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। राइट, और रीज़न दे रहा है कि अनलाइक द यूरोपियन सिचुएशन इन इंडिया देयर वाज नो रैंडम और ओपन रिक्रूटमेंट फ्रॉम एमंग प्रोलेटराइज्ड peasantry, recruitment was usually made through jobless. राइट, तो कह रहा है ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एंड आर इज ट्रू, आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा होता है बी है, क्योंकि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या इसलिए नहीं करता है क्योंकि इसकी जो सही एक्सप्लेनेशन है कि जो ग्रेजुअल इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया लेड टू द ग्रोथ ऑफ न्यू इकोनॉमिक सिस्टम दैट क्रिएटेड अ न्यू सोशल, मतलब जो हमारे यहाँ जो नया जो हमारे यहाँ ग्रेजुअल इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसकी वजह से हमारे यहाँ न्यू इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप हुआ। राइट, और उसकी वजह से हमारे यहाँ न्यू सोशल क्लास के स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, तो ना कि यहाँ पे ये जो इसमें रीज़न दिया है ना कि ये होगा। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी होगा। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 से हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, आपसे अपना ध्यान रखिए, गुड बाय।